Assalamualaikum. So in our last video, we have discussed about Renaissance and Restoration period. So in today's video, we will discuss about Romanticism and Victorian age. So these are the two most important literary movements, literary time periods in history of English literature. और अगर हम इन दोनों इसको देखें रोमांटिसिज्म को भी और विक्टोरियन एरा को भी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेजर वर्क्स हुए भी हैं। उसके अलावा जो नावल है उसकी जो शुरुआत है वो होती है रोमांटिसिज्म के एंड से ही हुई है। यानी कि अब नावल को अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनरा है इंग्लिश लिटरेचर का, और विक्टोरियन एरा में तो नावल्स बहुत पीक पर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस रोमांटिसिज्म। तो अगर हम रोमांटिसिज्म की बात करें तो रोमांटिसिज्म स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी के मिड से 19th सेंचुरी तक, ठीक है। अब इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसमें ये आता है कि जो रोमांटिसिज्म था, जो रोमांटिक मूवमेंट थी, उसमें किस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया था? इमोशंस को एम्फेसाइज़ किया गया था, इंडिविजुअलिज्म पे और इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ था। और जो रोमांटिसिज्म है इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो ये है एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एक उस टाइम पीरियड में आई थी, उसके अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था। जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई या फिर इंडस्ट्रीज़ की तरफ आना शुरू हुआ, लोगों का रुझान और लाइफ जो थी उसके मीनिंग्स चेंज होना शुरू हो गए, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया, और मटेरियलिज्म की तरफ लोग ज़्यादा जाना शुरू हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इसी में कुछ लोग होते हैं जिनका के आइडियाज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एंड दे बिलीव इन स्टिकिंग विद द नेचर, और जो रस्टिक लाइफ होती है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो बेसिकली रोमांटिसिज्म में भी जो रोमांटिक पोइट्स थे या रोमांटिक ऑथर्स थे या जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट में लोग उसके सपोर्टर्स थे, उनका मानना भी यही था। तो जैसे कि आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक टेक्निकल रिवोल्यूशन आई, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के बाद भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो टेक्नोलॉजी के फेवर में इतनी बात नहीं करते, एंड दे स्टिल बिलीव के जो नेचर है उसके साथ कनेक्ट रहना जो है वो इंसान की ज़िंदगी उस तरह से बेहतर गुजारी जा सकती है, और जो लाइफ है उसको वैसे ही गुजारना चाहिए भी। तो ये एक मेन चीज़ होती है किसी भी मूवमेंट में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो रोमांटिसिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही थे, और उसके बाद में जो है इसके थीम्स की अगर हम बात करें तो इसके थीम्स में भी हमारे पास आता है नेचर का थीम, जो है बहुत प्रोमिनेंट थीम है या बहुत डोमिनेंट थीम आता है। उसके बाद में हमारे पास जो है पावर ऑफ इंडिविजुअलिज्म है या पावर ऑफ द इंडिविजुअल है, और उसके बाद में द क्रिटिक ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं ना रोमांटिसिज्म की कोई ज़्यादा जो रोमांटिक टाइम पीरियड में जो मोस्ट कॉमन जॉनरा था वो पोइट्री था, और जो ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा वर्क हुआ जिसमें वो पोइट्री में ही हुआ। तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पोइट्री प्रोड्यूस हुई, और उस पोइट्री के मेन थीम्स अगर आप देखें तो उस तरह से होंगे। इंडिविजुअलिज्म पे बात हो रही है, इमोशंस पे बात हो रही है, इमोशंस के अलावा नेचर पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो ये है। उसके बाद में क्रिटिसिज्म भी होता है कि इंसान जिस तरह की ज़िंदगी की तरफ आ चुके हैं, यानी कि वो एक बिल्कुल नेचर से हट के और फिर बिल्कुल मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो चुकी थी लोगों की, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो ज़िंदगी थी उससे वो पोइट्स और वो जो राइटर्स थे उस वक्त के, वो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं थे, और उसके वो अगेंस्ट ही लिखा करते थे। और अगर हम इस टाइम पीरियड के नोटेबल वर्क्स को देखें तो इसके सबसे पहला एक हमारे पास वर्क आता है लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये एक वर्क था जो कि एक पोइट्री कलेक्शन थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस टी कॉलरिज ने मिलकर लिखी थी। यानी कि इसमें कुछ पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और कुछ जो थी एस टी कॉलरिज की थी, और ये एक बहुत फेमस पोइटिक वर्क है। उसके बाद में हमारे पास आता है फ्रैंकिस्तान बाय मैरी शेले। सो ये फर्स्ट एक गोथिक नावल भी था, सॉरी फर्स्ट साइंस फिक्शन नावल था, ठीक है। तो इसी नावल की वजह से जो मैरी शेले हैं उन्हें द मदर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। सो बेसिकली जो साइंस फिक्शन जॉनरा है इसका स्टार्ट जो लिया या फर्स्ट टाइम जिस इस पे किसी ने वर्क किया था तो वो मैरी शेले ने किया था। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैरी शेले का नाम एक इम्पॉर्टेंट नाम है। उसके बाद में जो है वो नोटेबल वर्क है वो है चाइल्ड हार्लड्स पिलग्रिमेज बाय लॉर्ड बायरन। और ये क्या है, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, और जो है वो एक ये रिफ्लेक्ट कर रही है एक रोमांटिक हीरो के बारे में, यानी कि उसकी स्टोरी के बारे में।
सो ये जो कुछ वर्क्स थे, नोटेबल वर्क्स हैं हमारे पास रोमांटिसिज्म के, और इन वर्क्स में भी मेजर थीम्स अगर आप देखें तो आपको वो नेचर ही नज़र आएगा, या उसके बाद में आपको इमोशंस नज़र आएंगे ज़्यादा, और इंडिविजुअलिज्म को जो है वो थीम्स रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे इन मेजर वर्क्स वर्क से। और अगर हम इसके बाद हम देखें मेजर लिटरेरी फिगर्स में, तो रोमांटिसिज्म में जो मेजर लिटरेरी फिगर्स हैं वो, उनमें हमारे पास एक नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ही वाज ए की फिगर इन रोमांटिक पोइट्री एज ही वाज ए पोइट। सो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो ज़्यादा लिखा था, नेचर के बारे में लिखा था, और उन्हें जो है प्रॉफिट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ही वाज द वन जो कि नेचर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है उसमें आपको नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और फिर इमेजिनेशन है इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो बुक्स हैं, उसमें सॉरी जो वर्क है उसमें सबसे मोस्ट फेमस जो है एक द रिजीम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है। उसके बाद में कुबला खान भी एक फेमस पोएम है बाय सैम एस टी कॉलरिज। और जो है एस टी कॉलरिज के थीम्स भी इसी तरह से थे, नेचर से इंस्पायर्ड थे। और ही वाज आल्सो फोकसिंग ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री, लाइक वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में अपनी पोएम्स में जो है वो बात किया करते थे। या उसके अलावा जो है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा एस टी कॉलरिज के वर्क्स में देखने को मिलते थे, स्पेशली जैसे उसके उनके वर्क्स थे कुबला खान या इस तरह की कोई और भी पोइट्रीज़ हैं। एंड सो एस टी कॉलरिज वॉज ऑल्सो अ की फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म। उसके बाद में मैरी शेले हैं, और ऑफन कंसिडर एज द मदर ऑफ साइंस फिक्शन, जैसे हमने पहले कहा। सो उनका फ्रैंकिस्तान जो नावल था वो उन्होंने लिखा था। उसके बाद में लॉर्ड बायरन है, पर्सी बाय शेले और जॉन कीट्स भी हैं। ये सेकंड जनरेशन जो है हमारे पास रोमांटिक पोइट्स की, उसमें से आते हैं। और इनका जो है इन्होंने भी काफ़ी विजनरी वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे रोमांटिसिज्म में। बेसिकली रोमांटिसिज्म में जो पोइट्स थे उनकी टू जनरेशन्स थी। और ओवरऑल अगर हम रोमांटिसिज्म में देखें तो हमारे पास ज़्यादा बड़े नाम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी कॉलरिज हैं, लॉर्ड बायरन है, कीट्स हैं, और पी बी शले हैं। ये हमारे पास कुछ मेजर फिगर्स हैं। उसके बाद अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखें रोमांटिसिज्म का, तो ये क्या था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और नेपोलिक वॉर्स और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इस पीरियड को बहुत ज़्यादा। तो रोमांटिसिज्म को आप एज अ रिवोल्ट भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल और जो सोशल नॉर्म्स थी उस टाइम की उसके अगेंस्ट। और इनमें जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज इमोशनल रेजोनेंस पे और पर्सनल फ्रीडम पे किया जाता था। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर हम उसमें भी देखें तो जैसे कि सोशल क्लासेस जो होती हैं उनका डिफरेंस है, या फिर हम जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, जिनको आप कह लें कि जो लेबर्स होते हैं या जो वर्किंग क्लास है, उसकी हम अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उनका जो म्यार ज़िंदगी था वो और भी गिर गया था, और उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो रही थी। और इसको अगर हम एज इसको हम अगर ह्यूमैनिटी के लेंस से देखें तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसके अलावा हम वॉर्स को देखते हैं तो वो भी एक इस तरह से चीज़ तो नहीं है। दिस इज़ नॉट हाउ वन शुड लिव अ लाइफ। और ये ह्यूमंस का बिहेव करने का तरीका जो है वो नहीं होता, क्योंकि नेचर इस चीज़ को प्रीच बिल्कुल भी नहीं करती। सो यही कुछ था जो रोमांटिसिज्म मूवमेंट के जो लोग इन्वॉल्व थे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। सो इन शॉर्ट रोमांटिसिज्म का ज़्यादा फोकस एक रस्टिक लाइफ पे था, नेचुरल वेज ऑफ लिविंग पे था, और अ, जो पर्सनल फ्रीडम है और इस तरह के मॉरल्स पे बेस करता था रोमांटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विक्टोरियन इरा, जो कि स्टार्ट हुआ 1837 से लेकर और 1901 तक रहा। तो अब इस इरा की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम उनको देखें तो उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है कि बेसिकली जो विक्टोरियन इरा है वो जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनके नाम पे ही पूरे के पूरे उस इरा को जाना जाता है। सो विक्टोरियन इरा के की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो ये जो क्वीन विक्टोरिया के रीन के टाइम पीरियड है, और उसमें क्या था, जो मेन फोकस था मोरालिटी पर था, सोशल इश्यूज़ पर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो क्लास डिविजन्स है उस पर हुआ करता था, और फिर और रियलिज़म पे ज़्यादा फोकस था। और
जो है एवरीडे लाइफ है उसको डिपिक्ट किया जा रहा था, और सोसाइटी के बारे में लिखा जाता था, जो सोसाइटल डिफरेंट नॉर्म्स थे उनके बारे में लिखा जाता था, और उसके बाद में रिलीजियस बिलीव्स और जो फेथ है और डाउट है, ये सारे जो थे इस इन चीज़ों के ऊपर जो है वर्क होना स्टार्ट हुआ। और इसमें अगर हम विक्टोरियन एरा की जो मोस्ट कॉमन वर्क्स हैं, या फिर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो किस जॉनरा में हुआ, तो नॉवेल्स पे हुआ। और जो एक फॉर्म जो लिटरेरी फॉर्म है और जिस पे सबसे ज़्यादा वर्क हुआ तो वो नॉवेल्स थे। तो नॉवेल्स बेसिकली जो सही तरह से स्टार्ट होते हैं वो विक्टोरियन इरा में ही स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद में लाइक वो नॉवल जो कि काफ़ी फेमस हैं, यानी कि फेमस क्लासिक्स के तौर पर जिन्हें अभी जाना जाता है, या बहुत ज़्यादा फेमस नॉवेल्स हैं। जैसे कि इसमें हमारे पास देखें नोटेबल वर्क है जीन आयरे बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। सो ये एक नॉवल है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे जेंडर है, मोरालिटी है और इंडिपेंडेंस के थीम्स को। और उसके बाद में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है बाय चार्ल्स डिकन्स। और ये जो है वो क्लास और डिफरेंस ऑफ सोशल क्लासेस और जो सोशल डिवीजन है उस पर बेस करता है। नॉवल स्ट्रगल्स पे बेस करता है और एम्बिशंस पे और लव जैसे थीम्स पे बेस करता है ये नॉवल। एंड देन टेस्ट ऑफ द ड्यूरेबल वाइल्स है, थॉमस हार्डी का नॉवल है, इट इज़ अ ट्रेजेडी। और ये बेसिकली जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर, और जो विक्टोरियन उस पर नॉर्म्स है या जो फेथ है या समहाउ रिलीजन कैसे शेप करता है बाइसेस को। तो ये नॉवल इन सारे थीम्स को जो है एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये कुछ नोटेबल वर्क्स थे इस टाइम पीरियड के विक्टोरियन एरा के। और अगर हम इसमें इसकी मेजर फिगर्स को देखें तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास आती हैं उसमें आते हैं द ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, यानी कि ये तीन जो सिस्टर्स थी ब्रॉन्टे सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। सो इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे और इनके कुछ इमोशनल और गोथिक नॉवेल्स भी लिखे। और इनके नॉवेल्स में आपको देखने को मिल सकती हैं बहुत सारे थीम्स, लाइक जेंडर्स की बात होती है वहाँ पर, और इंडिविजुअलिटी की बात है, फ्रीडम की, और उसके साथ में एक लव का थीम भी देखने को मिलता है। और एट दैट टाइम एक चीज़ और भी थी कि जो फ़ीमेल राइटर्स थी उन्होंने ज़्यादा लिखना शुरू किया। लाइक उससे पहले आपको फ़ीमेल राइटर्स का इतना नाम शायद नहीं मिलता हिस्ट्री लिटरेचर में, या नोटेबल वर्क्स फ़ीमेल राइटर्स के नहीं होते थे। लेकिन एट दिस टाइम जो फ़ीमेल राइटर्स थे उन्होंने ज़्यादा वर्क पे फोकस किया, और ज़्यादा इस तरह से लिटरेचर ऐसा प्रोड्यूस हुआ जो कि फ़ीमेल्स की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा था। तो और उसके बाद थॉमस हार्डे हैं। तो थॉमस हार्डे को जो है वो बहुत पेसिमिस्टिक ऑथर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे था सोसाइटी के। बट इट डज़ नॉट डिस्क्राइब हिम एज अ पेसिमिस्ट पर्सन, क्योंकि सोसाइटी में वो सारी चीज़ें भी तो हो रही होती हैं ना, यानी कि एक डार्क साइड है जो सोसाइटी की, वो दिखाई थी थॉमस हार्डे ने अपने वर्क्स में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें पेसिमिस्ट कहा जाता था। बट इन नाउ अब हम उसको देखते हैं, अब इन टुडेज़ वर्ल्ड हम चार्ल्स डिकन्स को एज अ पेसिमिस्ट नहीं बल्कि एज अ रियलिस्ट देखते हैं, कि उसने रियलिज़म पे फोकस किया, जो रियल साइड थी उस पर ज़्यादा बात की। और उसके अलावा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, एंड ही वाज अ पोइट, और उनकी लिरिकल पोइट्री जो है वो काफ़ी फेमस है। जैसे कि विक्टोरियन इरा में बेशक नॉवेल्स फेमस हैं इस इरा का जो कि वर्क्स में, लेकिन पोइट्री जो थी वो भी विक्टोरियन इरा में उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी, और कुछ बहुत अच्छी जो पोइम्स थी या पोइट्री थी वो भी प्रोड्यूस हुई थी इस विक्टोरियन इरा में। और अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, विक्टोरियन इरा का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये जो एक पीरियड था इसमें क्या था कि एक चेंज देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की वजह से, कि इसी टाइम पीरियड में जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, और उस थ्योरी ने बहुत सारे जो रिलीजियस बिलीव्स थे उनको चेंज किया। और इस तरह से था, यानी कि क्रिश्चियनिटी के जो बिलीव्स थे या रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उसमें और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन ने पेश की थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक देखने को मिला। सो इस थ्योरी ने, क्योंकि ये एक साइंटिफिक थ्योरी थी, तो साइंस पे तो जाहिर है कि लोग ज़्यादा यकीन करने लगे थे। तो उसने एक जो है वो रिलीजन और साइंस के बीच में एक जो गैप है वो भी क्रिएट किया, और जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको चैलेंज किया। एंड जो लिटरेचर लिखने वाले लोग थे या जो वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, उसमें ज़्यादातर जिन इश्यूज़ को फोकस किया गया वो पॉवर्टी थी, जेंडर रोल्स थे और इम्पेरियलिज्म थे। बिकॉज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था
यानी कि इंडस्ट्रियल इरा का जो स्टार्ट हुआ तो उसके बाद पॉवर्टी और इस तरह के थीम्स देखने को ज़्यादा मिले। और जैसे हमने ये भी बात की थी कि फ़ीमेल्स का उससे पहले इतना रोल नहीं था, जब बाद में ज़्यादा रोल सामने आने लगा और इस तरह से जेंडर रोल्स पे भी बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई। सो विक्टोरियन इरा का वर्क है जो आप उसमें ज़्यादा ये चीज़ कि उसमें जेंडर रोल्स पे बहुत ज़्यादा बात हुई है और फीमेल सफरिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा बात हुई है। जैसे कि थ्रेड्स ऑफ द ड्यूरेबल वायल्स एक नावल है ना जो थॉमस हार्डी का, उसमें भी ज़्यादा मेन फोकस फ़ीमेल सफरिंग पे ही है। सो इस तरह के थीम्स को ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया था विक्टोरियन इरा में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विक्टोरियन इरा एंड रोमांटिक एज। सो thanks for watching and stay tuned for more informative videos, and you can also share your feedback in the comment section, and we'll meet in our next video with a different literary period. So thanks for watching and stay tuned for more informative content.